की थी। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे और इस दौरान तमाम जो बातें थी, उनके बयानबाजी थी, वो सब सामने निकल कर आई थी। और इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन किया। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। 12 अप्रैल के बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कई दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश सबसे पहले खड़गे से मिले थे और कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने विपक्षी एकता के साथ में भी अभियान में वो जुट गए थे। यानी कि जिस तरीके से वो महागठबंधन को लेकर जगह जगह पर हर एक नेता से मिल रहे, हर एक जो दल के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही इस पूरे महागठबंधन को बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नीतीश ने 21 अप्रैल को एक दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से भी मुलाकात की। उसके बाद में 24 अप्रैल को वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी कोलकाता में भी वो मिलने गए थे। वहीं 9 मई की अगर बात करें तो नीतीश ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और 10 को रांची में इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो मुंबई में 11 मई को नीतीश एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से भी वो मिले थे। यानी कि देखा जाए तो करीब 1 महीने पहले से ही महागठबंधन को बनाने की जो कवायद है वो नीतीश कुमार ने शुरू कर दी थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव हो, इसी के साथ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन सभी से प्रमुखों से वो मिले हैं। उसी के साथ में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार वो इस कवायद में जुड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक साथ आना होगा और एक साथ तभी वो आएंगे जब इस पर सहमति बनेगी, क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इन सभी पर भारी पड़ती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गठबंधन तो बनता है लेकिन जब समय आता है उस समय पर हर एक की राय अलग होती है। अपनी राह पर अलग अलग चलते हुए कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो टूटता नजर आता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार जिस कवायद में लगे हुए हैं, क्या इस महागठबंधन के चाणक्य वो बनते हैं, क्या सबको फिर से एक साथ लेकर आएंगे? क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर महागठबंधन पर कई सवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल के साथ बैठक में नीतीश भी उनके साथ में मौजूद थे, क्योंकि बीते दिन भी नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले थे और इस दौरान उनके साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी और उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए थे। विपक्षी एकता अभियान में नीतीश कुमार सबसे पहले खड़गे से उन्होंने मुलाकात की थी और कांग्रेस ने जब हरी झंडी नीतीश कुमार को दी उसके बाद एकता अभियान में जुटे थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता हरीश रावत से भी मुलाकात की थी। यानी कि धीरे धीरे सभी बड़े नेताओं से नीतीश कुमार लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश और ममता की मुलाकात कोलकाता में हुई थी और उसके बाद आपको बता दें कि इस पर धीरे धीरे सहमति बनती नजर आई थी। 9 मई को नीतीश की ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई थी और इसके बाद वो सीधे अगर बात करें झारखंड की तो रांची में भी हेमंत सोरेन से भी नीतीश कुमार मिले थे 10 मई को और महाराष्ट्र में भी उन्होंने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी और इसी के साथ में शरद पवार से भी मिले थे, जहां पर महागठबंधन को लेकर चर्चा की गई थी। और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से आज वो मुलाकात करेंगे। यानी कि जहां से शुरुआत की थी आज फिर वहीं पर आ चुके हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दौरान देखा गया था कि विपक्ष को न्योता दिया गया था, लेकिन उस दौरान अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं पहुंचा था। ऐसे तमाम और भी पार्टी के प्रमुख थे जिन्हें न्योता नहीं गया था। तो क्या कर्नाटक में जिस तरीके से रणनीति नजर आई थी, एक मंच पर कुछ नेता नजर आए थे विपक्ष के, कुछ नेता नहीं नजर आए थे, तो क्या अब उसकी फिर से शुरुआत कर रहे हैं? क्या फिर से सभी को मनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं नीतीश कुमार? और इसी के तहत आज वो एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो 12 अप्रैल के बाद से नीतीश कुमार कई बड़े नेताओं से मिले हैं। विपक्षी एकता अभियान में नीतीश सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की थी। ये मुलाकात की आपको बात बता दें कि तो कांग्रेस ने उसके बाद हरी झंडी नीतीश कुमार को दी थी और उसके बाद एकता अभियान में जुट गए थे नीतीश कुमार। और ये पूरा जो प्लान है ये पूरा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अगर
बीजेपी को हराना है तो हमें सबको एक साथ में आना होगा। अगर एक साथ नहीं आएंगे तो हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी अपना कमल खिलाने में पूरी तरीके से कामयाब रह सके। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो पूरे विपक्ष का यही कहना है कि बीजेपी को हराना है, चाहे उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर या हाथ से हाथ मिलाकर चलना हो। 10 मई को रांची में भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार मिले थे और उसके बाद 11 मई को मुंबई में नीतीश कुमार, शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और इस दौरान जब मुलाकातें हुई थी, सभी का कहीं ना कहीं जो चर्चा सामने आई थी वो यही थी कि सबको साथ लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं। लेकिन अगर बात इस दौरान चेहरे की जाए कि आखिरकार मोदी वर्सेस होगा कौन, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जितने भी पार्टी के संयोजक हैं वो सब खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे में देखते हैं। तो क्या विपक्ष में ये एकता बन पाएगी? क्या एक ऐसा नेता सामने आएगा जो मोदी वर्सेस होगा, या फिर एक बार फिर से धीरे धीरे चुनाव के पास में आते हुए क्या सबकी राह अलग होगी? आज इसी पर सवाल भी रहेंगे और इसी पर आज जवाब भी लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव भी उनके साथ में मौजूद थे। 12 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार कई नेताओं से भी मिल चुके हैं। बीते दिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और इस दौरान तमाम जो बातें थी, तमाम जो उनकी तरफ से कवायदें थी, उन पर चर्चा की गई थी और काफी समय तक ये बैठक हुई थी। जिसके बाद आज एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार मिलेंगे, यानी कि नीतीश कुमार ने 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता हरीश रावत से मुलाकात की थी और उससे पहले उन्होंने जब ये अभियान शुरू किया था तो सबसे पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद ही ये जो एकता थी उसको एकता को बनाने के लिए वो लगातार कवायद में जुड़े हुए थे। और आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज इस बार फिर से एक नई रणनीति विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आएगी। इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान मेरे साथ में जुड़े हैं और इसी के साथ में बीजेपी नेता प्रदीप सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। तो चर्चा की शुरुआत तो मैं कांग्रेस के साथ ही करूंगी। मुन्ना खान जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए नीतीश कुमार सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या महागठबंधन के चाणक्य बन पाएंगे नीतीश कुमार? चलिए फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता प्रदीप सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पूरे जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अगर विपक्ष एक साथ हो जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। कि कौन से वाले विपक्ष की बात कर रही है? क्योंकि देखिए इस समय इस देश में कई सारे विपक्ष जो है अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जीती कांग्रेस है, वो किसे स्वीकार करेगी विपक्ष अपने आगे? या नीतीश बाबू जी हैं, अब उनका देखिए ना कितने बड़े वो मौसम विज्ञानी है, ये आज दुनिया से छिपा नहीं है। तो विपक्ष निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है और मजबूत होना भी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि विपक्ष में सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। इसी क्रम में नीतीश जी भी जो है नेता, मतलब विपक्ष का नेता बनने के प्रयास में तेजस्वी जी को लेके घूम रहे हैं। अब वो घूमने दीजिए, है ना। और घूमने के बाद क्या परिणाम निकलेंगे? अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो है, जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री पे जब भी कोई निशाना साध लेते हैं तो वो सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। आत्ममुग्ध बौने की तरह से हरकतें करते हैं। अभी कांग्रेस नई नई जीती है, जोश है, उनके जो है छह वादे उन्होंने पूरे करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। तो जनता है ना, देखिए जनता सब देखती और समझती है। और अब ये कहना जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की जनता बहुत परिपक्व है अपने लोकतांत्रिक हितों को लेकर के। राज्य और केंद्र दो अलग अलग चुनाव होते हैं और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो पिछले 19 के चुनाव में भी हम जो है मध्य प्रदेश में हारे थे, हम जो है महाराष्ट्र में हम छत्तीसगढ़ में हारे थे, हम कर्नाटक में हारे थे। उसके बाद की स्थितियां क्या बदली, क्या हुआ? क्या किसी एक दल के किसी अनुभवी नेता को कौन स्वीकार करता है, कौन नहीं स्वीकार करता? जी देखिए, चाहे आप कुछ भी कह लें, कितनी भी चर्चा हो ले, लेकिन जनता एक बार जानना जरूर चाहती है कि भाई आपका नेता कौन है, उसका चाल चरित्र क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, कितने समय तक उसने क्या किया है, किस प्रकार से सेवा की है। निश्चित तौर पर यह देखा जाता है। राज्य चाहे वो केंद्र शासित हो, राज्य हो चाहे केंद्र हो, है ना।
तो उस हिसाब से आप देखिए, ये केवल पैमाइश है, घूम फिर चलता रहता है। सरकारी खर्चे पे नीतीश बाबू घूमते रहे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और वो जनता इसको भी देखेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो है नेता निकल करके आता कौन है? पिछली बार ममता जी भी लेकिन प्रदीप जी कहीं ना कहीं चुंबकीय आकर्षण तो रखते हैं ना नीतीश कुमार, चाहे वो आरजेडी के साथ में हो या फिर बीजेपी के साथ में हो, भले ही तीसरी पार्टी है लेकिन किसी के भी साथ चले जाते हैं और उनको वो पार्टी साथ भी देती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो जो विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कवायद में लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो विपक्ष को जोड़ पाए और बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ती चली जाए? देखिए, ज्यादातर उनका जो चुंबकत्व का जो उनका नियम है वो चुनाव बाद ही असर करता है। वो देखते हैं कि किधर से पाला बदलने में कितना उनको फायदा है और कितना क्या है, उसके आधार पे ही वो अपने निर्णय लेते हैं। और मौसम वैज्ञानिक तो देखिए बहुत पुराने हैं, वो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है कि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं और उसके जो है परिणाम जो है आने वाले 5 सालों के लिए हो जाते हैं। तो नीतीश जी की जो इस समय कवायद है, देखिए वो स्वतंत्र है, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए तो क्या ही कहना, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। अब मुख्यमंत्री हैं तो उनके अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकार है, वो स्वतंत्र है उन पर निर्णय लेने के लिए बिहार की जनता के साथ क्या हो रहा है और उसी किस आधार पर वो देश को लेकर के चलेंगे। अभी आप देखिए एक पटना में अभी जो है चीजें बड़ी तेजी से बदली हैं। एक आदमी सहयोग कर रहा है, उसी मंत्रिमंडल का दूसरा आदमी जो है उसका विरोध कर रहा है, कालिक पोत रहा है। तो ये सारी घटनाएं जो है ना, आप चाहे कि छिप जाए लेकिन वो जनमानस पे बनी रहती है, उनके मानस पटल पे वो बनी रहती है और उसी आधार पे वो व्यक्ति जो है जब चुनाव आते हैं तो जब वो बूथ पे जाता है वोट देने के लिए, तो ये सारी जैसे फ्लैशबैक की तरह से ना तस्वीरें उसके सामने आती हैं और उन्हीं आधार पे वो बटन का चुनाव करता है और उसी पे देखिए कमल का फूल खिल जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा, मैं अपनी पार्टी के योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा, जनता को ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। प्रदीप जी, कर्नाटक में भी तो पीएम मोदी गए थे, इतनी रैलियां की थी, लेकिन चुनाव तो हारे ना वहां से, स्थानीय मुद्दों से चुनाव स्वीकार की है, वहां कांग्रेस जीती है ना वहां पर। की है नहीं, हमने तो तुरंत ही अपनी हार स्वीकार कर ली और हम मंथन विचार हमारे यहाँ चल रहा है। हम लोग कार्टर बेस्ड पार्टी, कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है कि उनके मन में जो मूड में आया वो चला, इस पर मंथन होता है, उस पर विचार विमर्श होता है, फिर सुधार कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जनादेश को स्वीकार करना ही एक राजनीतिक दल की परिपक्वता को शो करता है। वो उसका मापक होता है कि आप किस प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अपनी असलियत जानते हुए भी आप इधर से उधर तीन तिक्रम करते रहे तो उस पर देखिए जनता जी वो अच्छी तरह से समझती है और जनता बहुत अच्छी तरह से उसको जानती भी है। तो निश्चित तौर पे कोई देखिए अभी हमारे लेकिन प्रदीप जी अगर एक साथ में विपक्ष आ जाता है तो वोट बैंक भी कटेगा। आप भी जानते हैं समीकरण एकदम बदल जाएगा, क्योंकि हर एक राजनेता का अपनी एक अलग पकड़ है समुदाय पर। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं तो बीजेपी का आखिरकार क्या होगा साल 2024 में? जी, 2019 में भी इसी प्रकार के समीकरण बन रहे थे, इसी प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, इसी प्रकार के पूरे देश में 550 जो लोकसभा सीटें उस पर इसी प्रकार के समीकरण बन रहे थे। हुआ क्या, हमें 214 से ज्यादा सीटें मिली। अब वेट करिए, हम पिछली बार भी बहुत सारे जो मंथन होते थे कार्यक्रमों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में जो छपता था उस पर भी जो है एक बार विचार किया जाना चाहिए कि क्या छपा था और हुआ क्या। उसी प्रकार से देखिए चर्चा, हमारी आपकी चर्चा स्वतंत्र है, यही संविधान हमारे जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है कि हम अभिव्यक्त कर सकते हैं और अभिव्यक्ति को ही लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसी पे लोग निर्णय लेते हैं और लगाते हैं। विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष की राजनीतिक दल सब उसी पे अपना काम करते हैं। अब देखिए, जो कि आपका प्रश्न है कि भाई एकीकृत हो जाए, सबसे पहले यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन किस एक्सटेंट तक या कौन किस प्रोपोर्शन और किस रेशियो में एकीकृत होता है। ममता जी क्या करेंगी, नीतीश बाबू क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षा सभी की है। ममता जी क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, या अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनना चाहते हैं, या नीतीश बाबू नहीं बनना चाहते हैं? इतनी सारी कवायद किस लिए है कि भाई एक विपक्ष के नेता के रूप में बन जाए, लेकिन वो विपक्ष अपने अपने जनाधार को, जो बंगाल में है, जो बिहार में है, या जो कर्नाटक में है, या जो मध्य प्रदेश में है, या इसी प्रकार से अन्य अन्य राज्यों में है, तो क्षेत्रीय दलों की अगर महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय चुनाव में हो तो बात समझ में आती है कि ठीक है, उनका जनाधार है, उनका उनकी राजनीति उस क्षेत्र को लेकर के रही है।
लेकिन अगर यही जब केंद्र में आ जाता है तो देखिए 272 के ऊपर सीटें चाहिए होती हैं, तब जाके कोई दल सरकार बनाता है। अभी बीते 8 वर्ष में जो क्रम बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम इवॉल्व कर रहे हैं, एवोल्यूशन चल रहा है समाज में, दूसरे देशों में, विश्व पटल में। और विश्व में अभी 2-3 सालों में पीछे आपके देखे ठीक है प्रदीप जी, घटनाओं में आने वाला समय बताएगा। मेरे साथ में मुन्ना खान जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मुन्ना खान जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के चाणक्य बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल चाणक्य की बात नहीं है। अभी सवाल ये है कि एक देश और एक संदेश है, और ये संदेश ये है कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचारी सरकार से जनता को मुक्ति मिले, किसान को मुक्ति मिले, महिलाओं को मुक्ति मिले, व्यापारियों को मुक्ति मिले। क्योंकि 9 साल के दौरान इन्होंने 9000 लगभग झूठ बोले देशवासियों के साथ। तो इसलिए इतिहास में पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला है, इतना झूठा गृह मंत्री देश को मिला है, जो झूठ परोसने में पूरे हिंदुस्तान में माहिर है। ये लोग सपने के सौदागर है, सपने बेचते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से अब इसको जवाब देना है। आपको लेकिन देखा होगा मुन्ना खान जी, आखिरकार कहाँ कमी रह जाती है विपक्ष की तरफ से कि जनता को नहीं लुभा पाते हैं? और पीएम मोदी के जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी करते हैं, तो उनकी तरफ जनता कैसे चली जाती है? तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमी है, या तो जनता उसकी तरफ नहीं जाती है। चुनाव जीतना, चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे। सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीत लेना ये कोई वाहवाही नहीं है। चुनाव जीत करके जनता के हित में जो आपने कार्य किए, सवाल यह है कि आपने कितने कार्य किए, चाहे किसान के हित में हो, जवान के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो, देशवासियों के हित में हो, आपने क्या कार्य किए? तो इनके पास जवाब आएगा, इन्होंने कोई कार्य नहीं किए, सिर्फ झूठ परोसने के सिवा। तो ये जनता देख चुकी है। 9 साल के कार्यकाल में 9 ऐसे कार्य नहीं है जो ये बता सके जनता को और देशवासियों को कि मैंने ये कार्य किए। चलिए मुन्ना खान जी, आखिरकार महागठबंधन बन जाता है, नेतृत्व कौन करेगा? मोदी वर्सेस कौन होगा? नहीं, राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, कौन होगा? अब ऐसी बात नहीं है कि मोदी वर्सेस कौन होगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अच्छा, अब तो बीजेपी भगवान भरोसे, और भगवान ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों ने इन्होंने 8084 बार बजरंगबली जी का नाम ने देखा ये तो झूठ बोलने वाला आदमी, अब इसके साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, तो भगवान का भी आशीर्वाद बीजेपी के साथ नहीं है, जनता भगवान है। तो जनता ने भी इसको आशीर्वाद नहीं दिया, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने का काम किया। तो बीजेपी 2024 में अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, और जो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चल लूंगा, तो अब उन्हीं जुमलों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। उन्हीं जुमलों पे उनको कायम होना पड़ेगा, क्योंकि देशवासियों ने बहुत मुन्ना खान जी, नीतीश कुमार मुलाकात तो सबसे कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मंच की तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। ममता दीदी वहां पर नहीं थी, अखिलेश यादव वहां पर नहीं थे। अगर बात जी को, अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं गया था, कैसे विपक्ष एक हो पाएगा? ममता जी को सीबीआई ने बुलाया था, उस दिन उसकी पूछताछ हो रही थी, तो उनके जगह उन्होंने किसी को भेजा। एक बात। दूसरी बात, हम विपक्ष बिल्कुल गोलबंद है, और हमारा एक ही नारा है कि किसी भी तरह देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के युवाओं को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के किसान को बचाना है। जिस तरीके से तानाशाही सरकार ये मुन्ना खान जी ये तो समय बताएगा। लेकिन मुन्ना खान जी, अगर यहाँ पर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, वो खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे में देखते हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस समय पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उनको वहां पर न्योता नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल साथ देंगे? क्या उनको साथ ले पाएंगे नीतीश कुमार? नहीं, सभी दुखी है, हर दल दुखी है बीजेपी से, क्योंकि 5440 केस सीबीआई और ईडी के द्वारा रजिस्टर्ड हुए 2014 के बाद। 5440 केस में 4 नाम भी बीजेपी नेताओं के नहीं है। तो ये देश की जनता देख रही है और सारे दल देख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी अब वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो गए, वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह। इनका कहना है कि जब भी आप जेल जाओ या बीजेपी में आओ, 2 ही सवाल है इसके, नहीं तो ईडी और सीबीआई से मुकाबला करो। आपने देखा होगा हेमंत विश्व शर्मा पे आरोप लगे, बीजेपी ज्वाइन किया, आराम से रह रहे।
इनके महाराष्ट्र में ठीक है मुन्ना खान जी, प्रदीप जी भी मेरे साथ में बीजेपी ने, मुन्ना खान जी, प्रदीप जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रदीप जी, अगर आपकी पार्टी को लेकर वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई आवाज उठाता है तो आप ईडी लगा देते हैं, आप सीबीआई लगा देते हैं, आप उसकी जांच नहीं होने देते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो करेक्ट कर लेना चाहिए कि मैं कांग्रेस का तो जन्म भर में नेता नहीं होऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो इसको पहले करेक्ट किया जाना चाहिए। मुझे आप 10 जूते मार लीजिए, लेकिन मुझे कांग्रेस ही मत कहिए। अब आते हैं उनके सवालों पे। देखिए, कांग्रेस अभी नई जीती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस अभी नई जीती है, इनका जोश अभी उफान पे है। ये पिछली बार भी जीते थे, और जितने ये आरोप लगा रहे हैं, ये रटाया है। जनता ये सब जानती है कि आपके आरोपों में क्या दम है और किस प्रकार से आप कह रहे हैं। भाई, आप अपनी पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप कहेंगे, बल्कि इस बार तो आप थोड़ा सा हल्के दिखाई दे रहे हैं मुन्ना खान जी। पिछले कार्यक्रमों में तो और इनका झंडा ज्यादा बुलंद रहता था। आज पता नहीं, लगता है कि हो सकता है नाश्ते में थोड़ी देर और हो गई हो। तो ये आरोप लगातार चलते आ रहे हैं, इसको चलने दीजिए। जनता जानती है, और जनता उसी प्रकार से वोट के आधार अपने वोट देगी। तो इनका कहना, ये सारे आरोप लगाना और ये सारी बातें कहना कोई नई बात नहीं है। अभी कांग्रेस की सरकार आई है कर्नाटक में, उस पर फोकस करें। खुश रहना आपका अधिकार है। अभी आप काफी समय बाद कोई बड़े राज्य में जीते हैं, आप प्रसन्न रहिए। लेकिन जिन वादों को करके आए हैं, उनको व्यवहारिक रूप में उतारिए भी जमीन पे। नहीं तो ये वही जनता है कर्नाटक की, जो पिछली बार भी आपके साथ कैसा किया था और इस बार भी क्या हुआ है। अगर मूल में जाते हैं ना, तो देखिए, हमारे वोट प्रतिशत कर्नाटक में उतने ही है। जेडीएस के वोट इन कांग्रेस को मिले, इस आधार पर इनकी जीत हुई है। तो अगर आंकड़ों के खेल में पड़ेंगे तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, देश की जनता, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा असली मापक जो है ना, इस देश की जनता है, जनता जनार्दन है। तो इनके मिथ्या आरोपों को लगा लेने से, और अभी देखिए 3-4 दिन में देखिए कितने और पत्ते खुलते जाएंगे। यानी जो मंत्रिमंडल बना है, उसमें कोई महिला नहीं, उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि करोड़पति न हो। कांग्रेस वाले पहले से घोटाले करके रखे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मंत्रिमंडल का प्रारूप अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जो नाम निकले हुए हैं, और जो इनके पास कोई युवा मुख्यमंत्री नहीं था, बात गांव की करते हैं, मोहब्बत जिताते हैं, और उसी मंत्रिमंडल में वो मोहब्बत को दूर कर देते हैं। तो इस पे कहना ही क्या। चाल और चरित्र में जो भेद होता है ना, वो किसी के कहने से छुपता नहीं है, वो स्वतः दिखाई देने लग जाता है। तो जनता का आने दीजिए, 2-3 महीने बीतने दीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है मुन्ना खान जी, साल 2018 में भी देखा था, विधानसभा चुनाव हुए थे। भले ही बीजेपी को कुछ जगह पर जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, कुछ जगह पर सरकारें नहीं बन पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जनता बीजेपी को पर ही अपना जो सहमति जताती है। तो क्या इस बार भी इस तरीके के, इसको लेकर क्या रणनीति बनाएगा विपक्ष? मैं पहले भी कहा था ना आपको कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। 2018-19 तो इस साल में कौन सी रणनीति है ऐसी? रणनीति बता रहा हूँ। अभी हमारे बहुत ही बीजेपी के प्रवक्ता लच्छेदार भाषण दे रहे थे, तो मैं इनको कहता हूँ कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। वो साल दूसरा था मेरे मित्र। 2019 की बात अलग थी। 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, और 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। इनको बहुत घमंड था मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी का क्या हाल हुआ कर्नाटक में, पूरी कर्नाटक की जनता और देश की जनता ने देखा है। तो अब ये नेतृत्व मोदी जी के नहीं चलने वाले, किसी भी तरह से जुमलेबाजी नहीं चलने वाले, इनके ही वादे थे। लेकिन मुन्ना खान जी, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं, साल 2018 में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, कुमारस्वामी बने थे वहां पर मुख्यमंत्री। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, आप भी जानते कितनी सीटें बीजेपी को मिली थी। कह तो रहा हूँ कि 2019 की बात नहीं थी। 2019 में तो लोगों ने ये 2019 की बात नहीं, आप मुझे 2024 की रणनीति पर जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल 2024 की रणनीति हमारी है कि पूरे देश के अंदर जितने भी बीजेपी के एमपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, सभी के पद को और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, जितने भी दल है। ठीक है। प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष एक होगा और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबको उखाड़ फेंकेंगे। भैया डिबेट में हूँ मैं, बाद में कॉल करना। जब पंकज जी थोड़ा सा उनका म्यूट करा दीजिए, उनके पास बेचारे के पास एक ही फोन है। पंकज जी, मैं आता हूँ। देखिए, उनकी अभी भी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब होता है। मुन्ना जी अपनी आवाज ठीक कर लीजिए। ठीक है, प्रदीप जी बोलिए। हाँ पंकज जी, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनमें जो है मतों का प्रतिशत
मत देने वाली जो फ्लक्चुएटिंग जनता है, जिनके कारण से इधर उधर होता है वो, और वो बहुत सारे फैक्टर अगर आप क्षेत्र और जाति से थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं, बीते कुछ सालों के लोकसभा चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि जिन जिन बातों को लेकर के आप सोचते थे कि आप उसी पे अनवरत जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे, उनमें भारी परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी को किस ठप्पों में बांध करके, किस फ्रेम में बांध करके कांग्रेस देखती है और किस बात का वो प्रचार करती है, इस बात का द्योतक है कि पहले 14 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या स्थिति थी और 19 के में इनकी क्या स्थिति है। कर्नाटक में जैसा कि मैंने बताया कि देखिए जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ है कांग्रेस को, ठीक है, उस कारण से उनकी सरकार बन गई। निश्चित तौर पर भाई लोकतंत्र है, जिधर वोट गया उसकी सरकार बनती है, उनको सब बधाई। लेकिन क्या यही पूरे देश में हो पाएगा? कितने नेता हैं? राजस्थान में आप देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसका क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ? भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसमें कौन रह रह करके आवाज उठाता रहता है। अब आते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सक्रिय बीते 20-25 वर्षों से राजनीति में और किसी न किसी पद पे, चाहे वो सहयोग से चाहे विरोध से, कहीं न कहीं बने हुए हैं। क्या बिहार के बाहर उनकी क्या स्थिति है? ममता दीदी बंगाल में है, बंगाल के नाम तो बहुत आक्रामक हो जाती है, लेकिन बंगाल के बाहर उनका कितने नेता जीते हैं या उनकी कितनी क्षमता है? अभी नवीन पटनायक जी उड़ीसा में भी, वो भी काफी समय से मुख्यमंत्री हैं और बड़ी बेदाग छवि के नेता हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। उड़ीसा एक खनिज संपदा से भरपूर राज्य है और वहां से भी लोकसभा की सीटें हैं। प्रदीप जी, समय बहुत कम है। मैं ये चाहूंगी कि आप फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि आखिरकार बीजेपी की 2024 की रणनीति क्या होगी? जल्दी से छोटा सा कमेंट। जी देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो जन लाभकारी योजनाएं हैं, हम उसको बताएंगे जनता को, और वो लाभ जिनको मिला है वो निश्चित तौर पर वो अपने आप ही उनका निर्णय हो जाएगा। हर राजनीतिक दल अपनी नीति बनाता है, हम अपने विकास की जो हमारी बातें हैं, जो विकास की योजना है, उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जनता इनके बुलावे में नहीं आने वाली। ठीक है प्रदीप जी। मुन्ना खान जी, क्या लगता है जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं उतारेगी? इस पर रणनीति किस तरीके से रहेगी? छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ क्षेत्रीय दल को तरजीह दिया जाएगा और जिस हिसाब से हमारी रणनीति है वो आपको दिख जाएगा। पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, सीटों का बंटवारा होगा। ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में हम, जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उनके अगेंस्ट में हम नहीं उतारेंगे सीटों। उनके कहने के हिसाब से पार्टी रणनीति बनाएगी, पार्टी के रणनीति के तहत ही काम किया जाएगा। और जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है, मैं बार बार कहूंगा, वहाँ क्षेत्रीय दल को तरजीह दी जाएगी। मान लीजिए कहीं 60 सीट है तो 40-20 का फासला हो सकता है, लेकिन हम सहयोग मिल करके, सभी दल मिल करके बीजेपी को हराने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने 9 साल में विकास नहीं बकवास किया है और अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता विकास की बात कर रहे हैं। 1-2 विकास के भी उन्होंने नाम नहीं गिनवाए, तो इनके पास विकास नहीं बकवास है। ये चाहते थे कि जैसे 2024 आएगा तो हम हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का काम करेंगे। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि अब जो सौहार्द पे बात, भावनाओं पे चुनाव नहीं होंगे, अली बजरंगबली पे चुनाव नहीं होंगे, श्री राम जी पे चुनाव नहीं होंगे, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होंगे। विकास पे, युवा के विकास पे, किसान के विकास पे, महिलाओं के सुरक्षा पे, इस पे चुनाव होंगे। यानी विपक्ष की पूरी मुहिम है कि हमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। मुन्ना जी, जो मुद्दा कब्रिस्तान लाए, हिंदुस्तान लाए, पाकिस्तान लाए, इनको जो लाना। चलिए प्रदीप जी, मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े। तो आज देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता हैं उनके बीच सुर एक साथ मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन की बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर दूसरी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन वहीं अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि ममता बनर्जी साथ डर चुकी हैं, सेमीफाइनल के तौर पर इस पूरे जो कर्नाटक का चुनाव था उसको लेकर वो देख रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये अहम होगी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इसके चाणक्य बन पाते हैं? क्या एक बार फिर से 2024 में एक नई राह के साथ विपक्ष वहां पर मौजूद रहेगा, या फिर साल 2019 की तरह एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।
नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहां पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जोगलघाटपुर। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से एक लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? छोटी छोटी गोपियां होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन